नाजरीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स सीरीज़ में आपका खुशामदीद। आज का जो शुमारा है ये दूसरी सीरीज़ का आखिरी शुमारा है। इसका मतलब है कि अभी तक आज जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, कन्वर्सेशन देख रहे हैं, ये 50वीं किस्त है इस सीरीज़ की, जो 2 सीरीज़ हो गई हैं। तो आज के शुमारे में हम बात करेंगे फार्मेसी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि महवर जो साइंस का है वो ये है कि किस तरह लाइफ को कंफर्टेबल बना जाए और किस तरह अमराज का इलाज किया जाए और किस तरह इंसान की जो एज है, मरना तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन किसी तरह से जो एक्सपेक्टेंसी है, एज है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। यही फोकस है और इस फोकस में जो बीमारियां हैं उनके हवाले से काम हो रहा है। किस तरह किस मर्ज़ का कैसा इलाज किया जाए। और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें अब बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है। तो कौन सी नई तब्दीलियाँ आ गई हैं और क्या क्या हो रहा है, इस सिलसिले में आज हमने कश्मीर के एक यंग साइंटिस्ट को दावत दी है जो इस वक्त काम कर रहे हैं मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स में, जो दुनिया की यूएस बेस्ड कंपनी है और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है रेयर डिजीज़ को मैनेज करने के हवाले से जो दवाएं बन जाती हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपका कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज़ में खुशामदीद। शुक्रिया मसूद साहब, थैंक यू सो मच मुझे दावत देने के लिए और इस गुफ्तगू के लिए। शुरू इस बात से करेंगे कि डॉक्टर साहब, एक ज़माना था कि जब इंसान बीमार होता था तो फूड्स इस्तेमाल होते थे उसको ट्रीट करने के लिए। हम दुनिया के एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ एक तो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम था मैनेज करने का बीमारियाँ, उसके बाद तिब आ गई, यूनानी आ गया जिसका एक अपना पिक्यूलियर सिस्टम है मैनेज करने का। उसके बाद एलोपैथी आ गई लास्ट सेंचुरी में। अब फिर इंजेक्शन बन गए, पेनिसिलिन ने तो इनकलाब लाया। लेकिन इस वक्त जो रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में, अब तो हम मूव कर रहे हैं एक डिफरेंट फ्रंट पे। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का दौर है। तो नए गोल पोस्ट्स क्या हैं हमारी फार्मेसी के, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के? मसूद साहब, जैसा आपने शुरू में बताया कि जब हम बात करते हैं कि ग़िज़ा जो फूड है इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल हुआ करता था पहले ज़माने में, कि हम ग़िज़ाओं से बीमारियों का इलाज करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया, बीमारियों का सिलसिला भी वक्त के साथ ही आगे चलता गया। और पहले जो बीमारियां होती थी, आजकल के ज़माने में अगर आप देखेंगे, आप हर रोज़ एक नई बीमारी का नाम सुनते हो, नई बीमारियां आने लगी। और जो हमारे लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हैं वो भी बढ़ने लगे। और इस जैसे ही ये सिलसिला आगे चलता गया बीमारियों का, इसके साथ साथ दवाइयों का सिलसिला भी आगे चलता गया। हर बीमारी के लिए एक दवा चाहिए होती है, उस दवा को बनाने के लिए एफ़र्ट्स लगते हैं और वो एफ़र्ट्स साइंटिस्ट्स के होते हैं जो रिसर्च करके वो दवाइयाँ पहले उन दवाइयों पे काम करते हैं, फिर उनको बनाते हैं और फिर उनको मरीज़ों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप एडवांसमेंट की बात करें तो आजकल के दौर में तो हमने बहुत एडवांसमेंट की है। पहले तो आप बता रहे थे कि पहले जो दवाइयाँ होती थी वो ग़िज़ा से आती थी, फिर हमने उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे पास थे, जैसे हम यूनानी मेडिसिन हमारे पास पहले हुआ करता था, हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन हुआ करता था, या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बहुत आम उन दिनों था। वहाँ से आगे चलते हुए फिर हम एलोपैथी की ओर आए और एलोपैथी में हमने वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स एट लार्ज स्केल। ये दौर भी चला गया है। इस दौर से आगे आगे जैसे आपने बताया कि आजकल का जो दौर है वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर बढ़ रहा है। तो एक इनकलाब आया, जैसे कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाया, इसी तरह रिसेंट एडवांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ऐसे बता सकते हो कि इट्स ऑल इनकम्पासिंग, यू जस्ट नेम द फील्ड, यू विल फाइंड द एप्लीकेशन। तो जो आजकल का मेडिसिन है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमने ड्रग जो है वो प्रिंटिंग के ज़रिए बनाई, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग से हमने ये ड्रग्स बनाई और ये ड्रग्स US FDA से अप्रूव भी हो गए।
तो इनकी सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो हर फ्रंट पे ये जो मेडिसिन्स हैं ये प्रूव कर रहे हैं कि हम भी जो ह्यूमन डिजीज़ है उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशंस हम इनको बना सकते हैं। तो रिसेंटली अगर आप रीसेंट एडवांस की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल जो भी दवाइयों का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, उनकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, उनकी एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने के लिए आजकल बहुत एक अपकमिंग फील्ड है और आजकल बहुत सारी रिसर्च उस पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट गोल पोस्ट यही है कि हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास है, नॉलेज जो है, लिटरेचर है, उन सब को मिला के जो हम एक इंटीग्रेट करके हमें एक नई नॉलेज वहाँ से मिलती है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं नई दवाइयों को बनाने के लिए। जो सबसे बड़ी एक नई ट्रेंड आ गई कैस्पर Cas9 के बाद, अब तो उसने तो पूरा इनकलाब लाया सारे साइंसेस में, जो भी लाइफ साइंसेस हैं उनमें तो इनकलाब आया ही आया। लेकिन आपके जो साइंटिफिक परस्यूट्स रहे हैं उन पर बात करने से पहले डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दें। बांडीपोरा से लेकर बोस्टन तक एक लंबा सफ़र है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, तो कैसी आपकी एजुकेशन रही और कैसे आप वहाँ तक पहुँच गए, मुख्तसर थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें। इंतहाई लंबा सफ़र जो अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र एक्चुअली मैं बांडीपोरा, जो कि नॉर्थ कश्मीर, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में एक गांव है जिसका नाम कोयल मुकाम है, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी बचपन की जो पढ़ाई है वहाँ से ही, जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, जो कोयल मुकाम का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है, वहाँ से मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। और इब्तिदाई तालीम के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए बेंगलोर चला गया। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और मेरी ग्रेजुएशन बैचलर्स इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना शुरू किया, जहाँ पे मैंने 1.5 साल एज ए रिसर्च एग्जीक्यूटिव काम किया फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। लेकिन साइंस हमेशा से मुझे फैसिनेट करता था और मेरी फैसिनेशन हमेशा ये रहती थी कि दवाइयाँ जो हैं ये कैसे असर करती हैं और इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है मैं वो समझना चाहता था, एग्जैक्टली वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने के बाद बहुत जल्द मुझे ये बात समझ आ गई कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें समझनी है और इनमें कुछ आगे करना है तो मुझे अपनी तालीम को जारी रखना पड़ेगा और मुझे आगे पढ़ना होगा। तो उसके लिए मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे एक इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जिसको मैंने क्वालिफाई करके वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला था। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरा सामना, मैंने जो सब्जेक्ट, एक्चुअली फार्मेसी बहुत एक डाइवर्स फील्ड है, बहुत एक्सट्रीमली वसी फील्ड है, जो मुझे लगता है कि फार्मेसी से बाहर जो लोग हैं, जितने भी प्रोफेशंस के लोग हैं, वो शायद इसको बहुत कम जानते हैं। हमारे नज़दीक फार्मेसी को यही समझा जाता है कि अच्छा ये फार्मासिस्ट है, इसका काम है ये दवाइयाँ बेचेगा, इसके पास एक दुकान होगी है दवाएं। लेकिन फार्मेसी बहुत डाइवर्स फील्ड है। तो फार्मेसी में मुझे फार्मेसी के एक पर्टिकुलर डोमेन से मुझे बहुत दिलचस्पी थी, जिसको हम क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। और इस क्लिनिकल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस का मेन ताल्लुक जो है वो बेड साइड फार्मेसी से है। सो इट शिफ्ट्स द होल फोकस फ्रॉम बेंच साइड टू बेड साइड फार्मेसी। तो मुझे इस स्पेशलाइजेशन में अपना मास्टर्स करना था और लकीली वहाँ पे हमारे प्रोफेसर मोहम्मद इसाक गिर साहब थे, जिन्होंने ये फार्मेसी प्रैक्टिस वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और वहाँ पे इस फील्ड में भी एडमिशन्स हो रहे थे। हालांकि फार्मेसी प्रैक्टिस तब भी बहुत ही, मतलब इंडिया में भी इवॉल्व हो रहा था। इन इट्स इन्फेंसी, इट वाज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। और ये एक बहुत नई बात थी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी भी इस स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो वहाँ से मेरा सामना इसाक साहब से, प्रोफेसर मोहम्मद इसाक गिर साहब से हुआ और वो मेरे सुपरवाइज़र मेरे मास्टर्स और पीएचडी में रहे। वहाँ से मेरा मास्टर्स और पीएचडी का सिलसिला जारी हुआ। और साइंटिफिक एंडीवर्स में जो भी मेरी जर्नी रही, जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी मैंने किया, उनमें प्रोफेसर मोहम्मद इसाक गिर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। आपने पीएचडी कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही किया, तो पीएचडी में आपने किस बात पर काम किया और व्हाट वर द मेन टेकअवेज फ्रॉम योर रिसर्च?
मेरा पीएचडी का जो काम था वो मेरे मास्टर्स के काम से जुड़ा हुआ था, और ये एक नई बात मैंने सीखी भी थी और देखी भी थी, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप मास्टर्स और पीएचडी करते हैं कि मास्टर्स में जो आप अपना काम करते हैं उसको अगर आप पीएचडी में भी आगे बढ़ाते हैं तो आपको टाइम भी मिलता है और आप उसमें इन डेप्थ काम कर पाते हो। तो मास्टर्स में हमने फर्स्ट टाइम वहाँ से पहली बार जब मैंने इसहाक साहब के साथ काम करना शुरू हुआ तो फिर एक तो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं जो हम पढ़ाई में लगाते हैं, ओके ये करना है, आगे जाना है, नौकरी करनी है, वो इंडिविजुअल लेवल पे हम सोचते हैं। लेकिन वहाँ से मुझे एक नई दिशा मिली थी, वहाँ से मुझे ये समझ में आया था कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। कुछ चीज़ों की कमी है हमारे कश्मीर में जो कि बाकी मुल्कों में या बाकी स्टेट्स में हो रहा है, हमारे स्टेट्स में नहीं हो रहा है। तो इसहाक साहब ने एक बहुत ही यूनिक काइंड का प्रोजेक्ट मुझे करने के लिए दिया था जिसको हम फार्मास्यूटिकल केयर कहते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर में क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट्स की ड्रग थेरेपी जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि व्हाट एवर द ड्रग रिलेटेड नीड्स जो होती है पेशेंट्स की या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बाकी सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके साथ मिल के काम करता है, वो उनको एड्रेस कर देता है, और जो भी इंटरवेंशन चाहिए होते हैं वो बाकी सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिल के उस चीज़ को एड्रेस किया जाता है, ताकि अल्टीमेट एम ये होता है कि जो ड्रग थेरेपी आउटकम्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, जो पेशेंट है उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, और ये मेक श्योर हो जाए कि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाए। तो इस बात पे हमने पहली बार, विच वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर, वी स्टार्टेड clinical pharmacy services, pharmaceutical care services at one of the premier tertiary care hospital। तो वहाँ से हमने मेरा मास्टर्स का काम रहा, इस काम को बहुत सराहा गया। तो इस काम की वजह से हमें मौका मिला कि मैंने इस काम को ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट किया, मुझे WHO से इसके लिए फ़ंडिंग मिल गई। इस काम को हमने मैक्सिको कानकुन में प्रेजेंट करने के लिए हमें फ़ंडिंग मिली। फिर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की तरफ से भी हमें इसके लिए फ़ेलोशिप हुई। गर्ज बोलने का ये है कि इसके लिए हमें बहुत इस काम के लिए सराहा गया और मुझे एक मोटिवेशन मिली कि आगे भी इसमें कुछ हो सकता है। इन दिनों तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो अल्टीमेट एम वाज टू रैशनलाइज ड्रग थेरेपी एंड टू ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, पेशेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा मिले। तो इन दिनों हमारी ड्रग पॉलिसी भी बहुत ज़ेर बहस रही और बहुत एक सिलसिला चल रहा था कश्मीर में तब फेक मेडिसिन्स को लेके। तो फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाया एंड वी ट्राई टू जस्ट डेवलप ए ड्रग पॉलिसी, मेडिसिन मैनेजमेंट पॉलिसी टर्शियरी हॉस्पिटल्स के लिए, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हमारे डॉक्टर्स को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको गाइड करे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पे या एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स पे हम कैसे ड्रग्स को मैनेज कर सकते हैं, लाइक इनकी सिलेक्शन साइंटिफिक बेस पे कैसे कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट या इनका रख रखाव जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे कैसे किया जाए। तो वहाँ से हमने एंड देन वी ड्राफ्टेड द फर्स्ट मेडिसिन मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क विच वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो कि टर्शियरी हॉस्पिटल्स के लिए बनाया गया, जो उनको ये गाइड करे कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो इस सारे सिलसिले में हमने कुछ मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया, जिन मॉडल्स ने हमें ये सब करने के लिए, जैसे फोरकास्टिंग करनी होती थी, क्वांटिफिकेशन करनी होती थी, उसमें मदद किया। It was linked with your PhD. So yes, it was linked. So it was first what I did was that my master's research was linked with my PhD research, because the ultimate aim was to rationalize drug therapy and make sure that drugs are used, procured, selected, quantified, stored in a scientific way, in a scientific manner. इस वक्त ड्रग पॉलिसी जम्मू कश्मीर में उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है? मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि इसहाक साहब जो थे उनका तो वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ड्रग पॉलिसी के लिए, और तो हम तो ऑन ग्राउंड एक एविडेंस भी जनरेट कर रहे थे कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसा है, उसमें कौन से लूप होल्स हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जो ड्रग पॉलिसी में इसहाक साहब ने रिकमेंडेशंस दी थी तो वो ऑन ग्राउंड हमने देखी भी थी, उस पर रिसर्च भी किया हुआ था। तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं था, लेकिन इसहाक साहब का कंट्रीब्यूशन उसमें डायरेक्ट है। तो उसके बाद आपने पोस्ट डॉक किया? नहीं, उसके बाद मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होगी, फिर मैं सऊदी अरब चला गया। अच्छा। वहाँ एक पोजीशन एडवर्टाइज हो गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन मेरा जो रिसर्च
रिसर्च इनक्विजिटरनेस थी वो वहाँ पे ही थी, वो मैं अपना रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था। तो सऊदी अरेबिया में मैं किंग खालिद यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक रिसर्च ग्रांट मुझे मिला, मैं सेफ्टी फार्माकोलॉजी में काम करने का मौका मिला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं जिनका नाम डॉक्टर तारिक रसूल है। उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में की है, लेकिन वो बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट हैं। मैंने अपना पीएचडी फार्मास्यूटिकल साइंस में किया है, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन और मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत था। तो ये तो एक बहुत, मैं यूनिक तो नहीं कहूँगा, बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है कि हम दो जब आपस में बैठते थे, मिलते थे, तो हम अक्सर बातें करते थे कि कंप्यूटर साइंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए फार्मेसी में, और फार्मेसी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसमें। तो आप यकीन करें, उन दिनों की बात है कि आजकल का दौर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, तब हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया। तो हमें ये लगा कि हम जो सर्टेन डिजीज़ हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स जो है उनको डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं कि लाइक जब डिज़ीज़ प्रोग्रेशन में हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन है वो कैसा रहेगा। तो इसी बात पे मैंने एक ग्रांट लिखा जो एक्सेप्ट भी हुआ, जिसमें मुझे फंडिंग भी मिल गई, एंड मैं सेफ्टी फार्माकोलॉजी में काम करने लगा। एंड आई स्टार्टेड विद माई मॉडलिंग इंडिवर। तो मैं मॉडलिंग सिमुलेशन करने लगा, जो एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो यूज़ करने लगा। और वहाँ उसी यूनिवर्सिटी में, सऊदी यूनिवर्सिटी में। तो और आपका कज़न भी वहीं था? नहीं, मेरा कज़न तो यहाँ पे था। अच्छा। मैं वहाँ पे था, तो ये सारी कन्वर्सेशन ओवर फोन हुआ करती थी। अच्छा। और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, एंड वी डेवलप्ड कपल ऑफ सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो। वो बहुत ही अच्छे कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट मैं कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो फिर हम चीज़ों को मिलाने लगे, और उस मिलावट की वजह से एक नई कॉम्बिनेशन मिली जिसकी रिकग्निशन जो थी, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई वुड से, इन अ वे लाइक कोविड-19 हो गया। और मुझे वहाँ पे कोविड-19 का एक डेटा सेट मिल गया, और मुझे वहाँ के हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला। और आई स्टार्टेड इवेलुएटिंग द ट्रीटमेंट आउटकम्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स के, जितने भी कोविरेट इफ़ेक्ट्स हैं, जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पेशेंट्स के हैं, वो कैसे कोविड-19 को अफेक्ट कर रहे हैं, और कोविड-19 मैनेजमेंट जो है, ट्रीटमेंट आउटकम्स पे उनका क्या इम्पैक्ट है। तो मैं काम वहाँ से कर रहा था, और कपल ऑफ पब्लिकेशंस भी हुई थी उसमें। उसकी वजह से फिर मेरा सफ़र यूएस का शुरू हो गया, जहाँ से एक पोस्ट निकला था, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फ्रॉम मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स। इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि बॉस्टन में ही है, और मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स। तो उसमें एक ओपन बुक एग्ज़ाम दिया गया था, एक मॉडल डेवलप करना था, और कुछ प्रेडिक्शंस और सिमुलेशंस करनी थी। तो उसकी बेसिस पे मेरी सिलेक्शन मॉडर्ना में हो गई, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और वहाँ से मेरा यूएस का सफ़र शुरू हुआ। आपका पोस्ट डॉक मुकम्मल हो गया? हुआ ये मसूद साहब की एक्चुअली पोस्ट डॉक जो था वो इनिशियली 2 साल का था, लेकिन मेरा जो पोस्ट डॉक था वो फार्माकोमेट्रिक्स में है। मैं आपको शायद नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि फार्माकोमेट्रिक्स होता क्या है और क्या काम किया जाता है फार्माकोमेट्रिक्स में। तो लेकिन 2 साल से पहले ही अभी मुझे शायद 18 महीने में ही मुझे जॉब ऑफ़र्स मिलने शुरू हो गए। तो जैसे ही मैंने ये बात कम्युनिकेट की कि आई एम विलिंग टू जॉइन अ जॉब बिकॉज आई एम गेटिंग ए जॉब, तो मॉडर्ना ने बोला कि हम ही आपको जॉब दे देंगे। सो दे ऑफर्ड मी ए परमानेंट पोजीशन एज ए साइंटिस्ट इन फार्माकोमेट्रिक्स, जो कि मैंने एक्सेप्ट की। लेकिन वहाँ से एक और चैलेंज शुरू हो गया था, क्योंकि मैं J1 वीज़ा पे था वहाँ पे, और वीज़ा का बहुत इशू होता है यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप वहाँ पे होते हैं, वीज़ा मैटर्स अ लॉट। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, आप जॉब नहीं कर सकते। तो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज O1 वीज़ा। O1 वीज़ा एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा होता है, जो कि उन लोगों को दिया जाता है, पीपल विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ जो होती हैं, जो उनको प्रूव करनी होती है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपके पास वो एविडेंस दे के आप ये प्रूव करते हो कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं, उनके उसके कुछ 5 क्राइटेरिया रहते हैं, तो आपको वो वीज़ा मिल जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वीज़ा मिल गया, और उसी सिलसिले में वो स्टैंपिंग करने के लिए मैं आया था। और नाउ आई विल बी जॉइनिंग एज ए साइंटिस्ट एट मॉडर्ना इन फार्माकोमेट्रिक्स। काम क्या है अब मॉडर्ना में आपका? आप तो एक नए साइंस की बात कर रहे थे, एक नए डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। फार्माकोमेट्रिक्स एक कंपैरेटिवली एक नया डिसिप्लिन है। तो फार्माकोमेट्रिक्स में क्या होता है कि ये
बहुत सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके साथ मिला के, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बिगिनिंग में कर रहे थे, उनको मिला के डिसीजन मेकिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इसका। होता ये है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो या क्लिनिकल स्टडीज़ में हो, वहाँ से डेटा जनरेट करते हैं, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड डेटा हो या एफिकेसी रिलेटेड डेटा हो या कोविरेट्स का डेटा हो। ये डेटा जब हमारे पास आता है तो हम इस डेटा का एक विजुअलाइजेशन करते हैं, हम एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स यूज़ करते हैं, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, फजी लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर इस डेटा का पैटर्न हम देते हैं। तो पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जो हमें ये बताता है कि एक ड्रग की जर्नी क्या है। जब हम एक ड्रग लेते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस ड्रग की एक जर्नी होती है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू इट्स एलिमिनेशन। तो ये जर्नी का जो इस जर्नी स्टार्ट होती है अपना एक फुटप्रिंट जो विच वी सी इन द फॉर्म ऑफ अ पीक हमारे जिस्म में डाल देता है जब वो उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये सारा डेटा हम कलेक्ट कर देते हैं, और इस डेटा की एनालिसिस जब हम करते हैं वहाँ से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस दवाई का जो इस्तेमाल है वो हम आगे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोमेट्रिक्स इज़ कि आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जब आप प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल जाते हो फर्स्ट टाइम, तो इसको हम FIH कहते हैं, फर्स्ट इन ह्यूमन डोज क्या होगा। सबसे क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट में सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल स्टडीज़ फर्स्ट टाइम इन ह्यूमंस, व्हाट शुड बी द डोज दैट शुड बी टेस्टेड इन द ह्यूमंस। तो फार्माकोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या करता है, ये चाहे एग्जिस्टिंग लिटरेचर हो या जो आपने स्टडीज़ की हुई होती हैं, ये उस सारे डेटा को जमा करके एक प्रेडिक्शन कर देता है कि, और ये इस प्रेडिक्शन में अपना एक कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे देता है कि कितनी कॉन्फिडेंस से ये बताएगा कि ये डोज क्या होना चाहिए। तो इसमें ये हेल्प कर देता है हमें। तो बेस्ड ऑन दैट प्रेडिक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट सिमुलेशन देन यू नो वी गो विद फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स, एंड वहाँ से फिर हमें पॉपुलेशन मॉडलिंग कर लेते हैं। पॉपुलेशन मॉडलिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम ड्रग को क्लिनिकल सेटिंग में टेस्ट करते हैं तो वो हम इनिशियली हेल्दी वॉलंटियर्स पे करते हैं, फिर कुछ बीमारों में, लेकिन वो नंबर बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन एक्चुअल में जब हम ये दवाई यूज़ करते हैं तो वो एक बड़ी पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत हेटेरोजेनस होती है, अलग होती है। लाइक लोग होते हैं, कुछ में बीमारियाँ होती हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, और कुछ लोगों के कोमोर्बिडिटीज़ अलग किस्म की बीमारियाँ होती हैं, कुछ रेनली कंप्रोमाइज्ड होते हैं। तो ये वेरिएबिलिटी है। तो हाँ, इस वेरिएबिलिटी के साथ साथ ह्यूमन एरर भी होता है जो एनालिसिस में होता है। तो फार्माकोमेट्रिक्स इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इस वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई कर देता है, कैलकुलेट कर देता है, और हमें ये आइडिया दे देता है कि इन व्यू ऑफ ऑल द वेरिएबिलिटी जो है ये सब मिला के व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी हाउ आवर ड्रग विल बिहेव इन द जनरल पॉपुलेशन। तो उसी के हिसाब से हम अपने डोज को एडजस्ट करते हैं, फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपनी क्लिनिकल ट्रायल को डिज़ाइन भी करते हैं। तो फार्माकोमेट्रिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो, इवैल्यूएटिंग कि इसकी सेफ्टी क्या होगी, इसकी एफिकेसी क्या होगी। तो इस वक्त आप एनालिसिस कर रहे हैं, एक आप पर्टिकुलर ड्रग के हवाले से कर रहे हैं इस वक्त, या पर्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से कर रहे हैं इस वक्त? जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो पर्टिकुलरली कोविड-19 पे मेरा काम था। तो हम कोविड-19 वैक्सीन से मैंने अपना काम शुरू किया। वहाँ पे हमने एक इम्यूनोस्टिमुलेटरी इम्यूनोडायनेमिक मॉडल डेवलप किया था, जिस मॉडल की वजह से हमें जो यही डोजिंग पैटर्न का एक बेटर आइडिया मिला था। वहाँ से फिर मैंने अपना काम चिकनगुनिया मॉडर्ना जो है बेसिकली रेयर डिजीज़ पे काम करता है, जो उनका ट्रीटमेंट है। तो चिकनगुनिया के लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन रही है, जो भी इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है अभी, उसमें मेरा काम रहा है। और अभी एक एंटी CD28 प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उस पर मेरा काम चल रहा है। जिमरन, मैं एक सवाल पूछूं, ये जो साइंटिस्ट्स हैं आजकल, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही तज़किरा किया था पेंसिलिन का, अब तब से कायनात में जो पॉपुलेशन है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब तो हम 8 बिलियन हो गए पूरी दुनिया में, और ये कई दहाइयों का सफ़र है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, वो एंटीबायोटिक्स का रहा है। एंटीबायोटिक्स ने हमको मदद दी है बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है।
तो क्या करें? कहते हैं कि अगर ये खिसक गया हाथ से, अगर बैक्टीरिया मतलब ये इसमें कैलकुलेशन चेंज हो गई, रेजिस्टेंस पूरी आ गई, तो एक बहुत बड़े सुपर पैंडेमिक की बात की जाती है। तो क्या है आपके इस बारे में आपके ख्यालात क्या हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने काम किया है या नहीं, लेकिन आपकी सोच क्या है? सोच और काम दोनों के हवाले से मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा। एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो मैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम पे वापस जाऊँगा। तो बेसिक जब हमने वहाँ पे वो फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस शुरू किया था, तो दिस वाज वन ऑफ द अंडरलाइंग एंटरप्रेनिंग थिंग कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हमारे जो बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस हो रही है। और अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो वी विल बी लेफ्ट विथ नो चॉइसेस। अभी आप देखेंगे कि बहुत ही हाई एंड एंटीबायोटिक्स भी, एडवांस जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, फिर भी रेजिस्टेंस इतनी ख़तरनाक है कि हम समटाइम्स डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसके लिए ड्रग थेरेपी के हवाले से एक प्रिंसिपल है कि जिसको हम रैशनल ड्रग थेरेपी कहते हैं। दैट मीन्स राइट ड्रग टू ए राइट पेशेंट एट ए राइट डोज इन ए राइट टाइम। तो ये जो राइटनेस है, इसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, इस राइटनेस को कैसे इवेलुएट किया जाए, तो यही तो बेसिक प्रिंसिपल था फार्मास्यूटिकल केयर का। फार्मास्यूटिकल केयर का ये बस कि ये फार्मासिस्ट जो है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग और स्किल्स होते हैं वो इसी बारे में होते हैं कि आप ये इंश्योर करो, और जहाँ पे भी, बिकॉज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ टू प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। तो ड्रग रेजिस्टेंस के हवाले से स्टेक होल्डर्स पहले हमें आइडेंटिफाई करने की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है। अगर हम पेशेंट के हवाले से कहेंगे तो रेजिस्टेंस इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जैसे हम पेशेंट को दवाई खाने के लिए बोलते हैं, वो वैसे खाते नहीं हैं। जब आप एक एंटीबायोटिक का प्रॉपर डोज, कंप्लीट डोज नहीं ले लोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पेशेंट की वजह से आ गई, क्योंकि या तो उसकी नॉन कंप्लायंस है, या वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या तो इस एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है एट द प्रिस्क्राइबर लेवल, रिक्वायर्ड नहीं है आप दे रहे हैं, या सही डोज में नहीं दे रहे हैं। या इसी तरह से जो मैंने आपका तीसरा काम आपको बताया था कि मैं सेफ्टी फार्माकोलॉजी पे काम कर रहा था, कि कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल कंसंट्रेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स डू लीक इनटू आवर एनवायरनमेंट, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो, चाहे वो जो हम अपनी दवाइयों का जो है डिस्पोज, हम कैसे उसका डिस्पोज, हमारे घरों में तो ऐसा होता है कि बिकॉज देयर आर नो ड्रग रिकॉल प्रोग्राम्स, तो हमारे घर में जो दवाइयाँ होती हैं, लेफ्ट ओवर मेडिसिन, उनका क्या होता है, हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन दे अल्टीमेटली गो इनटू आवर एनवायरनमेंट, और वह उस एनवायरनमेंट से वो वाटर रिसोर्सेज में आ जाते हैं, एंड दे कम बैक, इट इज़ अ विशियस साइकिल। यस। And this vicious cycle, these drugs have been found in small concentrations, though in small concentrations, but in the drinking water also. Then it comes back to our body. तो ये सिलसिला उसकी वजह से वहाँ से भी जो माइक्रोब्स होते हैं, the microbes are exposed to these slow concentrations of the antibiotics, and वहाँ से भी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, म्यूटेशंस होती हैं, बाकी सारे कॉजेज़ हैं, मैं उन पे नहीं जाऊँगा। बट द फर्स्ट थिंग मेरा ये हवाला है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रैशनल ड्रग थेरेपी, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा काउंसल किया जाए, अच्छे से काउंसल किया जाए कि दवाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितनी खानी है, कब बंद करनी है, और उसके लिए लाजमन है कि वो एंटीबायोटिक्स कभी खुद से ना खाए, हमेशा डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो एक एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब कर सकता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में जाके खुद से ना खाए, और जो ड्रग्स का डिस्पोजिशन, जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो डिस्पोज ऑफ ड्रग्स इन ए साइंटिफिक मैनर, ऐसे डिस्पोज ऑफ ना करें, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही से करें, साइंटिफिक वे में करें। ये मैं समझता हूँ कि इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब, मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस बात के हवाले से कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में। साइंस पूरी प्रोटीन्स में फंसी है, चाहे डीएनए ले लें, वहाँ भी प्रोटीन। आप कमज़ोर हो जाएं, डॉक्टर कहें कि प्रोटीन खाओ, मतलब ये सब प्रोटीन ही प्रोटीन है। अब इंसान के जिस्म में 1 लाख या 2 लाख प्रोटीन्स तो हैं, उसमें तो नून 15,000 के आसपास थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो एक सोशल मीडिया का एक रिसर्च विंग है, तो उन्होंने इस पर काम किया, तो 2 साल में जो बाकी थे सब उनकी सीक्वेंसिंग बना डाली। ह्यूमन हिस्ट्री को कितना टाइम लगा वो बाकी प्रोटीन्स देखने में, और उन्होंने इन मशीनों ने
कई दिन तक के मतलब 2 साल में वो मुकम्मल कर लिया। अब मामला ये है कि अगर मशीनें इसी तरह से इंसानी जहन का काम ले लेंगे तो इंसानी जहन करेगा क्या? हर एक तो साइंटिस्ट नहीं बनेगा कि वो अपना लोकेट करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहाँ काम कर सकता हूँ। मतलब एवरीबडी इज़ नॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन ना, लोग तो एवरेज और सब एवरेज जहन के मालिक भी होते हैं। अब मशीनें सब कुछ कर रही हैं, हम क्या करें? नहीं, मुझे लगता है मशीनें सब कुछ नहीं कर रहे हैं, मशीनें तो सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज हम उनको एक कमांड देते हैं करने के लिए। तो मशीनों के पीछे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली भी सुना होगा USMLE एग्ज़ाम, वही तो मैं USMLE एग्ज़ाम के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बॉट आ गया, उसने क्वालिफाई किया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने जस्ट एट द आउटसेट आई सेड दैट यू जस्ट नेम द फील्ड, इट्स ऑल इनकम्पासिंग, यू विल फाइंड द एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन के हवाले से, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, लेकिन इसके पीछे तो अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन ही है। तो एज़ फार एज टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में मैं ये समझता हूँ कि उसका इस्तेमाल जो है, उसकी इस्तेमाल की जो डायरेक्शन है वो तो ह्यूमन से ही आती है, ह्यूमन इंटरवेंशन से आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दो स्किल्स and to understand the technology and understand its applicability. So as we go forward with this technology, जैसे अभी artificial intelligence चल रहा है, definitely we will grow. डॉक्टर साहब, मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए अगर आप दुनिया की वेल्थ ले लेंगे ना, दुनिया की वेल्थ के बारे में कहा जाता है कि 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है। ठीक है ना? तो अगर आप जहन का इस्तेमाल देख लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डीप मशीन लर्निंग हो, ये जो नई नई चीज़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 और 4 ने हमको दी हैं, तो इसका कंट्रोल और इसको मैनेज करने का सिलसिला जो भी है वो शायद 2% लोगों के पास है। तो 98% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हाउ विल दे फाइंड द यूटिलिटी इन लाइफ जब उनका काम ऑलरेडी मशीनों ने ले लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मशीनें अल्टीमेट मास्टर बन जाएंगी ह्यूमन लाइफ की, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब मान लीजिएगा इन्हीं प्रोटीन्स की बात, एक प्रोटीन को डिस्कवर और एनालाइज और सिंथेसाइज करने के लिए कितना टाइम लग जाता है एक साइंटिस्ट को। अब आप मशीन में हाई पावर मशीन्स में जो क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके, सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके आप तो ट्रेंड मिनटों में, इसके फ़ायदे भी हैं। मतलब कोविड-19 को फाइट करने में जो हमको आसानी होगी वो तभी आसानी होगी जब हमने पूरी दुनिया इसके पीछे, इस वायरस के पीछे लगी कि ये है कौन सी चीज़, तो उसके बाद ही आ गया। आपकी कंपनी ने तो एक वैक्सीन तो उन्होंने भी बनाया, शायद दूसरे नंबर पे थे, पहले तो फाइजर ने बनाया। तो मेरा कंसर्न ये है, ये कंसर्न मेरा ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। मतलब मैं आपको बता दूंगा, ये आजकल वी आर ऑलरेडी इन, इसको कहते हैं अब चैट वैगन। अब ये सब कुछ करता है, आप उसको पूछो सवाल, ये जवाब दे देगा, या आपको उसको कहो मुझे मजमून लिख के दे दो, ये कर लेगा। आप उसको कुछ बातें, मतलब कोई भी चीज़ बता दो, ये कर लेता है। अब इससे क्या होता है कि इससे लर्निंग प्रोसेस पे इम्पैक्ट होने लगा है, बिकॉज एवोल्यूशन इज अ रेगुलर प्रोसेस, इट इज़ एज गुड विथ यूनिवर्स एज इट इज़ विथ ह्यूमन बींग्स। तो अभी मैं अपनी बात बता दूं, मैं उस दौर का जर्नलिस्ट हूँ जो टाइप राइटर पे काम करता था, और मैंने अपनी 30 साल 35 साल की प्रोफेशनल कैरियर में टेक्नोलॉजी को 4 बार चेंज होते देखा है, एंड आई हैड टू अडेप्ट। अब मामला यह है कि अब एक ऐसा स्टेज आ रहा है कि जब आप मशीन से भी मशीन भी काम करेगी। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे, मैं दीज आर कंसर्न्स ना, आर्टिफिशियल, आप भी कभी कभी सोचते होंगे इन चीज़ों के बारे में। नहीं, दीज आर ऑब्वियस कंसर्न्स। पहले तो मैं कोविड-19 के हवाले से ये बोलूँ कि ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल डेवलपमेंट जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड मनी। यूजुअल कन्वेंशनल ड्रग डेवलपमेंट जो है इट टेक्स अराउंड 10 to 12 years फॉर अ ड्रग टू डेवलप। लेकिन जब कोविड-19 हुआ, आपने देखा विद इन अ स्पेन ऑफ अ ईयर और सो यू आर एबल टू गिव पीपल अ वैक्सीन। सो दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज थी, रिसोर्स थी। जैसे आप ये करते हैं कि लीड मॉलिक्यूल जनरेट करने में या लीड मॉलिक्यूल को स्टैंडर्डाइज करने में सालों गुजर जाते थे। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखने में या केमिकल मॉडिफिकेशंस को करने में बहुत टाइम गुजरता था। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट्स हम इन चीज़ों को घंटों में करते हैं।
आप देखो जो फाइज़र की या मॉडर्ना की जो टेक्नोलॉजी थे, इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी, mRNA बेस्ड वैक्सीन्स, जो प्रोटीन्स की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए तो इस वायरस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार जब वो जीनोम सीक्वेंस बाहर आ गया था तो जस्ट दे हैड टू रीड द सीक्वेंस एंड it was, I guess, in couple of hours when they were actually able to make the mRNA construct. तो वो to make this construct को तो कुछ घंटे ही लगे थे बनाने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी। अब आप मशीनों के हवाले से बात करें तो अब मशीनें सब कुछ काम करने लगी है। अगर मशीनें सब कुछ काम करने लगेंगी तो ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, हम आगे जाके क्या करेंगे? इसी के लिए मुझे ये लगता है, जैसे आपने खुद बताया कि आपने टेक्नोलॉजी को 3 या 4 बार खुद बदलते हुए देखा है, तो द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, आपको जैसे हर किसी चीज़ में चैलेंजेस होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड फाइंड वेज एंड मीन्स। क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक अलग किस्म का चैलेंज है, क्योंकि जो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं वो तो बेटरमेंट के लिए हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम हर किसी चीज़ में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन विद लेस एंड लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आई गेस लाइक adaptability is one of the, we have to adapt ourselves to the technology and make sure that I still believe that there is no replacement for human intervention. कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी whatever it is, there is a human brain behind it, and that even the presence of that human brain is always there and must be there. But ये है कि अगर 10 लोग ये काम कर रहे थे, अब खाली 1 या 2 कर रहे हैं, तो वो 8 क्या करेंगे? तो इसका जवाब देना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि क्या है, what it would be, बट नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी मिसाल बता दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट हो, लेकिन मैं बता दूं कि आई वॉज ऑलवेज वीक इन स्पेलिंग्स। अब मुझे वो मजबूरी थी ही नहीं, मतलब जब मैं कभी लिखता था टाइपराइटर से तो स्पेलिंग का मसला रहता था। अब तो वो मसला है ही नहीं। एक टेंशन हुआ करती थी कि डेट याद रखो, अब कोई मजबूरी नहीं, आपके यहाँ सेल फोन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहन को बेहतर बनाती थी, वो अब जहन पर उसका कुछ बोझ है ही नहीं। तो अब ये मतलब अब आप देखें हर सोसाइटी में, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में हर एक आदमी कंप्यूटर और सेल फोन बस इसकी तरफ बिजी रहता है। तो इसकी वजह से हमारी आंखों में तब्दीलियाँ हो रही हैं, हो सकती हैं, मतलब इस पे तो रिसर्च बहुत हो रहा है। हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, रीढ़ की हड्डी में मसले हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो खैर ये तो नए चैलेंजेस हैं, इस पर काम होगा, इस पर बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इस कन्वर्सेशन को, इस बहुत ही नॉलेज कन्वर्सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछूंगा आखिर में, वो ये कि ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल जो बीमारियों के इलाज में होने जा रहा है, मतलब एक कश्मीरी साइंटिस्ट ऑलरेडी है जिसने ब्रेन ट्यूमर पे काम किया है, डॉक्टर खालिद शाह ने, तो बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे वो रिसर्च है और ऐसे बहुत सारी लैब्स में हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? उन्हें ये जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं वही हो रहा है। हम आगे जा रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं। अब हम ये नहीं मानते हैं कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के लिए आप एक दवाई बना रहे हो, नहीं, आप एक इंडिविजुअल के लिए आप दवाई बना रहे हो, आप एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो और उसके डिजीज़ स्टेटस को, उसके वेरिएबल्स को, जो कुछ भी उसके हैं, इंडिविजुअल लेवल पे उसको टारगेट कर रहे हो। तो एक तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। बहुत ही इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड बहुत ही नाजुक मामला ये है। एडवांसमेंट तो चलती रहेगी, टेक्नोलॉजी आगे जाती रहेगी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बैलेंस करने के लिए मुझे अभी भी लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच मस्ट बी पुट इन प्लेस एंड मस्ट बी यूज्ड इन अ राइट वे, इन अ राइट डायरेक्शन। Already कुछ साइंटिस्ट already जेल में are abusing this technology. Actually, yes, that is what I was actually trying to, make my point in a very indirect way. तो ऑलरेडी ये हुआ है, तो इसके एथिकल कंसर्न्स हैं, किस लेवल तक आप एक जीन को एडिट कर सकते हो। रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा कि देयर वाज लॉट ऑफ हेजिटेंसी एंड रिलक्टेंसी अमंग पीपल टू यूज़ दिस mRNA वैक्सीन, क्योंकि उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं जाके जो ये mRNA है ये आपके जीन के साथ या आपके DNA के साथ इंटीग्रेट होगा और कहीं वहाँ से दखल अंदाजी का मामला शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ स्टिल अ कंसर्न, इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न।
एंड द थिंग इज़ कि ये सिलसिला भी आगे पैरेलली चलता रहेगा और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और विद द टाइम आई गेस लाइक देयर विल बी बेटर आंसर्स। तो डॉक्टर साहब, आपने इस प्रोग्राम में, आप तो 50वें जम्मू कश्मीर साइंटिस्ट हैं जो इनके साथ हमने बात की, आपने इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, बहुत नॉलेजेबल रहा हमारे मौजू में। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि मॉडर्ना में आप कोई ऐसा काम करें कि हमको एक और बहाना मिल जाए आपसे एक बार फिर बात करने का, और उम्मीद करेंगे कि अगली जो बात हम करेंगे हम जूम से करें, बिलमुशाफा, तो वहीं से करें। तो हम आपके नहायत ही मशकूर हैं डॉक्टर साहब, हमारा इतना टाइम आपने हमको दे दिया। शुक्रिया आपका मसूद साहब, थैंक यू सो मच।